नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप यहाँ पे हर एक नया सवाल सुनेंगे तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से आंसर मार्क करके उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, फिर वीडियो को प्ले करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द मिलेट्स। हमें मिलेट्स मतलब बाजरा के संबंध में कुछ निम्नलिखित कथन दिए हैं। सो फर्स्ट इज मिलेट्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन 3 to 4 months वार्म वेदर ग्रासेस ग्रोन इन दोज एरियाज वेयर द मेन क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट कैन नॉट बी ग्रोन सक्सेसफुली। तो बाजरा कम अवधि में उगने वाली, 3-4 महीने में उगने वाली और ऐसा मौसम जहाँ पे गर्म मौसम के घास है, जहाँ पे चावल और गेहूँ जैसी मुख्य फसलें सफलतापूर्वक उगाई नहीं जा सकती है। सेकेंड, द कर्नाटक इज़ द हाईएस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। कर्नाटक भारत का सर्वोच्च बाजरा उत्पादक राज्य है। थर्ड, मिलेट्स आर कल्टिवेटेड इन लो फर्टाइल लैंड, माउंटेनस, ट्राइबल एंड रेनफेड एरियाज। बाजरा की खेती कम उपजाऊ भूमि, पहाड़ी भूमि, आदिवासी भाग और वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी की जाती है। तो हमें बताना है करेक्ट यहाँ पे कौन सा सही है। सो फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ रॉन्ग, थर्ड इज़ करेक्ट। सो आंसर विल बी सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। सो नाउ सी यार, मिलेट्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन 3 to 4 months, ये तो सही है, बट यहाँ पे लिखा था कर्नाटक, राजस्थान, ठीक है, तो कर्नाटक गलत था। बट राजस्थान इज़ द हाईएस्ट मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो राजस्थान है जो भारत में सबसे अधिक बाजरा उत्पादक राज्य है, ना कि कर्नाटक, जो गलत था। और ये सही है कि मिलेट्स 3-4 months में उग जाते हैं, वार्म वेदर ग्रास है और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे व्हीट एंड राइस कैन नॉट बी ग्रोन सक्सेसफुली, जहाँ पे गेहूँ और चावल जैसे मुख्य फसलें सफलतापूर्वक उगाई नहीं जा सकती, ऐसे गर्म मौसम के भाग में उगने वाली बाजरा कम अवधि में उगने वाली ऐसी घास है। एंड मिलेट्स आर कल्टिवेटेड इन लो फर्टाइल लैंड, माउंटेनस, ट्राइबल एंड रेनफेड एरियाज। तो कम उपजाऊ भूमि हो, पहाड़ी जमी हो, आदिवासी भाग हो और वर्षा आधारित क्षेत्र हो, तो उसमें भी बाजरा की खेती अच्छे से की जा सकती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हीट। गेहूँ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट कैन बी ग्रोन इन द टेम्परेट जोन एंड द कोल्ड ट्रैक्ट्स ऑफ द फार नॉर्थ बियॉन्ड इवन 60 डिग्री नॉर्थ अल्टीट्यूड। यह एक समशीतोष्ण क्षेत्र है और सुदूर उत्तर के ठंडे यह समशीतोष्ण क्षेत्र और सुदूर उत्तर के ठंडे इलाकों में भी उगाया जा सकता है, यहाँ तक कि 60 डिग्री उत्तर की ऊंचाई से भी परे। ओके, सॉइल्स विद क्ले लोम और लोम टेक्सचर, गुड स्ट्रक्चर एंड मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर आइडियल फॉर व्हीट कल्टीवेशन। ओके, तो जो मिट्टी की दोमट है या दोमट बनावट वाली मिट्टी है, अच्छी संरचना वाली मिट्टी है और मध्यम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी है, तो उसमें गेहूँ की खेती, वो मिट्टी गेहूँ की खेती के लिए आदर्श है। थर्ड, इट कैन बी कल्टिवेटेड फ्रॉम सी लेवल एज हाई एज 3300 मीटर्स। तो हमें समुद्र तल से लेकर ऊपर तक 3300 मीटर की ऊंचाई तक भी गेहूं की खेती की जा सकती है। हमें बताना यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, यानी कि सही है। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकेंड इज़ करेक्ट, थर्ड इज़ आल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। चलिए देखते हैं इसे और थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि कैसे इतना जो कोल्ड रीजन है 60 डिग्री नॉर्थ, उससे भी ऊपर और 3300 मीटर से भी ऊपर, तो इसमें नहीं किया जा सकता होगा गेहूँ का खेती, पर वैसा नहीं है, ये सक्सेसफुली यहाँ पे किया जा रहा है। सो इसलिए सभी सही है। तो देखिए इसे, व्हीट कैन बी ग्रोन इन द टेम्परेट जोन एंड द कोल्ड ट्रैक्ट्स ऑफ द फार नॉर्थ बियॉन्ड इवन द 60 डिग्री नॉर्थ अल्टीट्यूड। तो ये बिल्कुल सही है कि समशीतोष्ण क्षेत्र और सुदूर उत्तर के ठंडे इलाकों में भी इसको उगाया जा सकता है, यहाँ तक कि 60 डिग्री उत्तर की ऊंचाई से भी परे। एंड नेक्स्ट इज सॉइल्स विद अ क्ले लोम और लोम टेक्सचर और गुड स्ट्रक्चर एंड मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर आइडियल फॉर व्हीट कल्टीवेशन। मिट्टी की दोमट या दोमट बनावट वाली मिट्टी, अच्छी संरचना और मध्यम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी, ये सभी गेहूँ की खेती के लिए आदर्श है। और ये एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू दैट फ्रॉम सी लेवल टू एज हाई एज 3300 मीटर्स अबव सी लेवल व्हीट कैन बी कल्टिवेटेड। सो ये है कि समुद्र तल से लेकर ऊपर 3300 मीटर की ऊंचाई तक गेहूँ की खेती की जा सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोल्डन राइस। तो सुवर्ण चावल से संबंधित ये सवाल है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज गोल्डन राइस इज द कलेक्टिव नेम ऑफ राइस varieties दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू काउंटर विटामिन ए डिफिशियंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, जो मतलब स्वर्ण चावल जो है वो चावल के ऐसी किस्मों का सामूहिक नाम है जो विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी का मुकाबला करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित है। एंड नेक्स्ट इज सेकंड, टू क्रिएट गोल्डन राइस साइंटिस्ट हैड मॉडिफाइड राइस प्लांट्स विथ बीटा कैरोटीन जीन्स फ्रॉम मेज एंड हेंस राइस प्लांट्स स्टार्टेड टू प्रोड्यूस द रिच ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट। तो गोल्डन राइस बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने मक्का से बीटा कैरोटीन जीन वाले चावल के पौधों को संशोधित किया था और इसलिए चावल के पौधों ने नारंगी रंग का उत्पादन शुरू किया। सो हमें बताना है करेक्ट यानी कि सही कौन सा है। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। सो सी हियर गोल्डन राइस इज़ द कलेक्टिव नेम। Okay, and this is important that to create golden rice scientists modified rice plants with beta carotene genes from maize। तो मतलब मक्का से इन्होंने बीटा कैरोटीन जीन लिए थे और उसके बाद फिर इन्होंने संशोधन करके चावल बनाया। सो दिस इज़ द कलेक्टिव नेम of all those varieties and the name is golden rice। so it is the collective name of rice varieties that are genetically modified। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इसलिए क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन किया गया था मक्का से लेके बीटा कैरोटीन और उसको फिर बनाया गया। सो किस लिए किया गया? टू काउंटर विटामिन ए डिफिशियंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, जो विटामिन ए की जो कमी है वहाँ के लोगों में, विकासशील देशों में, उसका मुकाबला करने के लिए आनुवांशिक रूप से इसमें थोड़ा बदलाव करके इसे संशोधित किया गया था। और फिर ऐसा करने के बाद द राइस प्लांट स्टार्टेड टू प्रोड्यूस द रिच ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट। तो फिर उन्होंने नारंगी रंग का चावल पैदा करना शुरू किया। सो चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। में जैविक खेती से संबंधित ये सवाल है। सो द ऑर्गेनिक फार्मिंग रेफर्स टू द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर फार्मिंग विदाउट यूजिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो जैविक खेती से तात्पर्य है कि कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किए बिना खेती के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करना, नो केमिकल फर्टिलाइजर्स। एंड सेकेंड, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूसेस मच लोअर यील्ड दैन कन्वेंशनल फार्मिंग। तो ऐसा बोल रहे कि जैविक खेती पारंपरिक खेती की तुलना में बहुत कम उपज पैदा करती है। एंड थर्ड, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय एनकरेजिंग सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यह मिट्टी की जैविक गतिविधि को प्रोत्साहित करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है। हमें बताना है करेक्ट यानी कि सही कौन से है। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड थर्ड इज़ ऑल्सो करेक्ट बट सेकंड इज़ रॉन्ग। सो आंसर विल बी सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली आर करेक्ट। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं इसका स्पष्ट एक्सप्लेनेशन। So the organic farming refers to the use of traditional methods of farming without using artificial fertilizers। तो ये सही है। और इसके बाद देखिए, there is no scientific basis to prove that yield in organic farming is less than conventional farming। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई हमें साबित करने के लिए ऐसा कोई भी तथ्य नहीं हमारे पास या फिर वैज्ञानिक आधार नहीं है कि जैविक खेती में जो उपज होती है वो पारंपरिक खेती से कम होती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक और कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है। एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय एनकरेजिंग सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये बिल्कुल सही है कि जो अपनी मिट्टी की जैविक गतिविधि है उसको ये बनाए रखता है और जो मिट्टी है उसकी उर्वरता को भी बनाए रखने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। So now the next question is related to crop rotation। So crop rotation is done by growing different crops in the same field one after the other। Which of the following are benefits of crop rotation? तो जब एक ही खेती में एक के बाद एक अलग अलग फसलें उगाकर फसल की बदली की जाती है तो उसे बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन, फसल का रोटेशन। तो उससे संबंधित कौन से कथन यहाँ पे सही है? सो फर्स्ट इज़ इट मेंटेन्स द सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन पेस्ट कंट्रोल, कीट नियंत्रण में मदद करता है।
थर्ड, प्रिवेंट्स सॉइल डिप्लीशन, मिट्टी को कम होने से रोकता है। हमें बताना है करेक्ट यानी कि सही कौन सा है इसमें। सो हियर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो करेक्ट, सो आंसर विल बी डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। चलिए देखते इसे और थोड़ा डिटेल में। सो सी हियर, क्रॉप रोटेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़। तो आज जैसे हम केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, तो उससे अच्छा है कि फसल रोटेशन तो सबसे पुरानी और सबसे प्रभावी कीट नियंत्रण रणनीति में से एक ये है। और एंड इट मीन्स द प्लान्ड ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप्स प्लांटेड ऑन द सेम फील्ड। ठीक है, एक ऑर्डर में मतलब इसका खेत में लगाए गए विशिष्ट फसलों का एक नियोजित क्रम होगा ये। सेकेंड, इट आल्सो मीन्स दैट द सक्सीडिंग क्रॉप बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिली दैन प्रीवियस वन। तो अभी आगे हम जो फसल लगाएंगे तो वो पिछली की तुलना में एक उसके अलग परिवार से होगा। ठीक है। द प्लान्ड रोटेशन में वेरी फ्रॉम 2 और 3 ईयर और लॉन्गर पीरियड। तो नियोजित जो रोटेशन है 2 या 3 वर्ष या फिर उससे अधिक अवधि तक वो हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।